Welcome students. In this video we will see topic 4.6 of chapter 4 standard 12. Okay. Collision theory of chemical reaction. For a collision to be effective, the colloidal molecule must have energy more than a particular value, which is called threshold energy. Threshold energy means such a energy which is minimum to make happen reaction own self. रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट के पास कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिनको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है. द और नॉर्मल टेम्परेचर पर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर मोस्ट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मे नॉट पजेस एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू. मतलब ज़्यादातर पार्टिकल क्या है, थ्रेशोल्ड से बिलो होते हैं. कुछ ही पार्टिकल थ्रेशोल्ड एनर्जी से हायर एनर्जी पजेस करते हैं. अभी सपोज मैंने रिएक्टेंट लिखे ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, उनमें से बहुत सारे ए और बी के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी, लेकिन जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो रेट डिसाइड करेंगे. क्या डिसाइड करेंगे बेटा? रेट, स्पीड. तो रेट का इक्वेशन दिया यहाँ पे ये कॉलोइडल थियरी में, बराबर. रेट इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू एफ. क्वेश्चन होगा कि सर ये जेड ए बी मतलब क्या है. इसके पहले एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आर्हेनियस इक्वेशन के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी. ठीक है बेटा. तो ये ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी है ना, इसको मैं बोलता हूँ एफ. क्या बोलता हूँ बेटा? एफ. एफ यानी दोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल whose collision are effective, सच इफेक्टिव कॉलिजन प्रोसेस करने वाले पार्टिकल्स का फ्रैक्शन. एफ इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी. और जेड ए बी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन. ए और बी के बीच में फ्रीक्वेंसी का मीनिंग, कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी मीनिंग पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट सेकंड, यानी कि एक सेकंड में, पर यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ कॉलिजन होते हैं उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन. अभी यहाँ पे मैं एफ की वैल्यू पुट कर दूँ उधर, तो क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी. ये फॉर्मूला मिलता जुलता किसके साथ है? आर्हेनियस इक्वेशन के साथ. आर्हेनियस इक्वेशन क्या था? के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी. इसके ऊपर से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन में जो ए था वो यहाँ पे जेड ए बी के साथ मिलता जुलता है. आर्हेनियस इक्वेशन का कैपिटल ए यहाँ पे जेड ए बी के साथ मिलता जुलता है. और दूसरी बात ये भी है कि के और रेट भी एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल में है, क्योंकि रेट इज इक्वल टू के इंटू आर एस टू एन. तो अगर के बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, डेफिनेटली बात है. आप सोचो, इफ़ ई ए इंक्रीजेस, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, तो टोटल पावर कम हो जाएगा, लेकिन माइनस वैल्यू है आगे. इसलिए अगर ई ए बढ़ा, ई ए अगर बढ़ा तो ई ए अपॉन आर टी इंक्रीजेस, बट माइनस वैल्यू है इसलिए पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, टोटल वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए रेट कम हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं. उसी प्रकार अगर टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, डिनोमीटर को बढ़ा दिया, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस ई ए अपॉन आर टी इंक्रीजेस माइनस ई ए अपॉन आर टी डिक्रीजेस, एंड दैट्स वाई रेट ऑल्सो डिक्रीजेस. यहाँ पे कुछ गलती हुई लगती है. टेम्परेचर इंक्रीजेस तो ये जो पूरा ये डिनोमीटर में टेम्परेचर है ना, तो ई ए अपॉन आर टी डिक्रीजेस. टेम्परेचर इंक्रीज डिनोमीटर में टेम्परेचर है, तो ई ए अपॉन आर टी क्या होगा? डिक्रीज होगा. माइनस ई ए अपॉन आर टी क्या होगा? इंक्रीज होगा, एंड दैट्स वाई रेट इंक्रीज होगा. आप समझ रहे हो बात की गहराई को? डिनोमीटर का टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया तो क्या होगा? ई ए अपॉन आर टी डिक्रीज होगा, लेकिन माइनस ई ए अपॉन आर टी इंक्रीज, क्योंकि वो माइनस साइन है इसलिए. अगर मैं बोलूँ 14 और 15 में कौन बढ़ा, तो 15 बढ़ा, लेकिन माइनस 14 और माइनस 15 में माइनस 14 बढ़ा. समझ में आ रहा है? तो मैथमेटिकली हम जाएंगे यहाँ पे, तो इसको याद भी रख सकते हो आप कि इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट इंक्रीजेस, इफ़ एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस रेट डिक्रीजेस. आप समझ रहे हो?
दिस इक्वेशन प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट fairly accurately फॉर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग एटॉमिक स्पीसीज और सिंपल मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हमने अज्यूम किए हैं ना, वो सिंपल तरीके के मॉलिक्यूल हैं, वो कॉम्प्लेक्स बहुत ही जटिल मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स या तो सिंपल एटम्स है। हाउएवर इफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉम्प्लेक्स सिग्निफिकेंट डेविएशंस आर ऑब्टेन। कैसे डेविएशन आएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा अभी। नाउ जो हमने अभी देखा कि रेट इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी, जो आर एन एस इक्वेशन के साथ मिलता जुलता है। आर एन एस इक्वेशन क्या था, लास्ट वीडियो में हमने समझाया था, लास्ट वीडियो में, के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू ई अपॉन आर टी। लेकिन ये रेट का फॉर्मूला या तो वो आर एन एस इक्वेशन किन मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लीकेबल है, फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स और एटम्स, बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब वो स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मीनिंग क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, थोड़े अटपटे, जिनका स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं होता है, जिनका स्ट्रक्चर सिमेट्रिक नहीं है, सच कंपाउंड के लिए फॉर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दिस मे नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये अप्लीकेबल इसलिए नहीं है, दिस नॉट मे नॉट प्रॉपर बिकॉज द ओरिएंटेशन एट द टाइम of collision and no breaking of bond in the reactant molecule and formation of new bond to form product molecules may occur। मतलब अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ने स्ट्राइक भी करी लेकिन अगर उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो वो सक्सेसफुल कोलिजन नहीं कहलाई जाएगी। भले उनमें प्रॉपर एनर्जी है, कोलिजन भी हो रहा है, लेकिन अगर इनमें तीसरी चीज़ ऑबे नहीं हो रही है, कौन सी, प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं होगा प्रोडक्ट में, ठीक है। Thus for a complex reaction for a collision to be effective the colliding molecule must have energy। पहले तो उनका collision होना चाहिए, दूसरा उनके अंदर प्रॉपर सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा या तो उतनी एनर्जी होनी चाहिए, एंड ऑल्सो मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे, सक्सेसफुल collision। सक्सेसफुल collision के 3 पैरामीटर याद रखिएगा। पहला, एक तो प्रॉपर एनर्जी के साथ, एक तो पहले कोलिजन होना चाहिए सक्सेसफुल रिएक्शन के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए पहला प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, कोलिजन होना चाहिए, और तीसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 3 पैरामीटर, एक कोलिजन होना चाहिए ज़रूरी है, दूसरी चीज़ प्रॉपर एनर्जी के साथ कोलिजन होना चाहिए, और तीसरी बात प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन। एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया, ब्रोमोमीथेन CH3Br प्लस OH माइनस गिव्स CH3OH प्लस Br माइनस। ब्रोमोमीथेन अल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है, ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव होता है, सही बात है। इसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल गया कार्बन पे, Br बाहर निकल गया। लेकिन इसके अंदर, ये रिएक्शन के अंदर 2 प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैंने दिखाई गई है, एक है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन। अभी ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव है, यहाँ पे रिएजेंट के अंदर कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव, तो अगर दोनों नेगेटिव सामने सामने आएंगे तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा बेटा, जिस वजह से नो प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। ये कोलिजन सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि उनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, प्रॉपर दिशा में अटैक नहीं हो रहा है। जबकि ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव जो है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अपोजिट डायरेक्शन से अगर अटैक कर रहा है, हेलोजन जिस जगह पे है राइट हैंड साइड, उससे अपोजिट लेफ्ट हैंड साइड से अटैक कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन टू द हेलोजन, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर आपने हैलाइड कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ लिया है, चैप्टर नंबर 10, तो उसमें ये चीज़ SN1 में थी, SN2 सॉरी, ये रिएक्शन किस में थी, SN2। तो OH ने अगर C के ऊपर अटैक किया तो बीच में ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, पार्शियल बॉन्ड वेर फॉर्म्ड हियर एंड पार्शियल बॉन्ड वेर ब्रोकन हियर। मतलब कुछ बॉन्ड ऐसे थे जो पार्शियल टूटे, वीक हुए, और जहाँ पे कुछ बॉन्ड ही नहीं था OH एंड कार्बन के बीच में, वहाँ पे पार्शियल बॉन्ड फॉर्म हुआ। वेरी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वेरी नेक्स्ट मोमेंट में ये Br निकल जाएगा एंड OH कार्बन के साथ जुड़ जाएगा,
इसमें क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ, ठीक है, ये हुआ प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें ओरिएंटेशन मैटर करता है, ठीक है। उसका दूसरा एग्जांपल भी देखते बेटा। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। NO2 plus NO2 means 2 and NO2 molecule combine together at low temperature and convert into N2O4। ओके, NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक बाजू डबल बॉन्ड, दूसरी बाजू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और दो नाइट्रोजन अपने लोन पैर तो नहीं बोल सकता, अनपैड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने चाहूँ तो नाइट्रोजन के पास देखो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक इधर यूज़ कर लिया, 2 इधर यूज़ कर लिए, एक ऊपर शो किया है। पता मतलब क्वेश्चन होगा कि सर बाकी का एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का किधर गया, ऑक्सीजन ने ले लिया। सेम ऐसा इधर भी होगा। अब ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव बन के पड़ा हुआ है, क्योंकि गेन करेगा ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्लस बनेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के खुद के भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने यूज़ कर लिया है, बाकी बचे 5। जो ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है उसके बचे होंगे 4, ठीक है। जिसने सिंगल बॉन्ड बनाया है उसके 5 बचे होंगे। तो ऑक्सीजन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन नाइट्रोजन के ये जो लोन पैर है, लोन पैर में नहीं बोल सकता, इसको बोल सकता हूँ अनपैड इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकता हूँ बेटा, अनपैड इलेक्ट्रॉन। ये अनपैड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ जुड़ के ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ, नाइट्रोजन एक दूसरे के सामने सामने होने चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन के सामने अगर ऑक्सीजन है तो कोई मतलब बनेगा नहीं, नो प्रोडक्ट आर ऑब्टेन बिकॉज इट इज़ अ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। यहाँ पे प्रॉपर दिशा नहीं है, जबकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन सामने सामने है तो इट इज़ अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। समझ में आ रहा है बेटा। इट मीन्स एक तीसरा फैक्टर भी हमें जोड़ना पड़ेगा रेट के फॉर्मूला में। ये 2 फैक्टर तो हमने देख लिए थे, एक तीसरा फैक्टर भी मैंने जोड़ा, पी मीन्स ओरिएंटेशन फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। 3 नाम है इसके, ओरिएंटेशन फैक्टर या तो स्टेरिक फैक्टर या तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर हैज़ टू बी कंसिडरेशन। ओके, तो इक्वेशन बन जाएगा रेट इज इक्वल टू पी इंटू ZAB इंटू E⁻⁻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 ⁻
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जिसमें ओरिएंटेशन मैटर करता है उनमें पी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर भी कुछ लिमिटेशन है कोलिजन थियरी की। कोलिजन थियरी की लिमिटेशन ये है कि डज नॉट गिव सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट इन सम केसेस। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज इट अज्यूम्स, ये थियोरी ऐसा अज्यूम करती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर टू बी हार्ड स्फीयर, मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल क्या है, हार्ड, जबकि एटम्स या मॉलिक्यूल ज़्यादातर उनका ज़्यादातर एरिया क्या होता है, वैकेंट। रुथरफोर्ड थियरी याद करिए 11th स्टैंडर्ड में। एटम का या मॉलिक्यूल का मोस्ट ऑफ पोर्शन क्या होता है, वैकेंट, खाली, ठीक है ना बेटा। सम अदर थियोरीज लाइक ट्रांजिशन स्टेट थियोरी एट्सेट्रा हैव बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट थियोरी 11th-12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो बच्चों थियोरीज तो हमने काफ़ी देख ली, बराबर, फॉर्मूला सब आप याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ एमसीक्यू के साथ, कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगा, आपके काफ़ी दोस्त ऑनलाइन अच्छे वीडियोस की तलाश में होंगे, तो उनको मेरा वीडियो शेयर करिएगा, उनको पसंद आए तो आप उनकी मदद कर सकते हो ऐसे। दूसरा, अगर आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा मेरी चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो 500 से अबव सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अभी 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है आने वाले 1-2 महीने में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप रेगुलरली ये वीडियो देख रहे हो, बराबर, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू वेरी मच बेटा।